हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के सभी जिलों के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए हर रोज झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए। तो चलिए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। मैया सम्मान योजना के लाभुकों के खाते में खटाखट ट्रांसफर होंगे 2500 रुपए। झामुमो। मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए खुशखबरी है। दिसंबर माह की 11 तारीख को लाभुकों के खाते में 2500 रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कमिटमेंट के मुताबिक हेमंत सरकार ने 2500 रुपए प्रतिमाह देने के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया है। 11 दिसंबर को बैंक खातों में खटाखट पैसे गिरने लगेंगे। इस सूचना के साथ आदिम जनजाति पहाड़ियां के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विशेष समिति बनाने के बाबूलाल मरांडी के सुझाव पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने काउंटर सुझाव पेश किया है। झामुमो के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बाबूलाल मरांडी को मालूम होना चाहिए कि पूर्व सीएम शिबू सोरेन ने सबसे पहले झारखंड में आदिम जनजातियों की सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की थी। इसका पालन हेमंत सरकार ने भी किया। अब चुनावी नतीजे आने के बाद बाबूलाल मरांडी को पहाड़ियां समाज की चिंता सता रही है। उनको मगरमच्छ के आंसू निकालने के बजाय भाजपा शासित छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा में निवास करने वाली आदिम जनजातियों की स्थिति का अध्ययन करना चाहिए। झामुमो के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड की 33 जनजातियों में 9 जनजातियां आदिम जनजाति की श्रेणी में आती हैं। इनमें पहाड़ियां जनजाति भी है। इनको छतरा और लातेहार के कुछ अंचलों में बैगा कहा जाता है। इसी तरह भाजपा शासित ओडिशा में 15, छत्तीसगढ़ में 12 और मध्य प्रदेश में 18 आदिम जनजातियां निवास करती हैं। लिहाजा सबसे धनी दल के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक होने के नाते बाबूलाल मरांडी को तीनों राज्यों का दौरा कर वहां की आदिम जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी स्थिति का अध्ययन करना चाहिए। झामुमो के प्रवक्ता ने बाबूलाल मरांडी को सुझाव देते हुए कहा कि उनको झारखंड की पहाड़ियां जनजाति की तुलना तीनों भाजपा शासित राज्यों के आदिम जनजातियों से कर लेनी चाहिए। तस्वीर साफ हो जाएगी। लिहाजा अब बाबूलाल मरांडी को संभल कर बात करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी को असम के चाय बागानों में जाकर बसे यहां के जनजातीय की चिंता करनी चाहिए, उनको हक दिलाना चाहिए। लेकिन केंद्र में मंत्री रहने के बावजूद बाबूलाल मरांडी ने असम के चाय बागानों में रह रहे यहां के आदिवासियों को आदिवासी का दर्जा देने की बात कभी नहीं उठाई। सीएम हेमंत सोरेन के आदेश के बाद पश्चिमी सिंहभूम जिला के असुरा गांव के 5 बेसहारा बच्चों की शिक्षा, राशन, पोषण की व्यवस्था की गई है। साथ ही बच्चों की नानी के लिए पेंशन भी स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में पश्चिमी सिंहभूम के डीसी कुलदीप चौधरी को पीड़ित परिवार को सरकारी योजनाओं से जोड़ने और बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में पश्चिमी सिंहभूम के डीसी कुलदीप चौधरी ने बताया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी ने असुरा गांव जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। इस दौरान पता चला कि बच्चों का ना तो आधार कार्ड है और ना ही जन्म प्रमाण पत्र। बुजुर्ग नानी को पूर्व में पेंशन मिलती थी जो किसी कारणवश बंद हो गई थी। पेंशन के कागजात भी कहीं खो गए थे। बीडीओ ने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र और आधार पंजीयन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि एक बच्चा 4 माह का है। उसका पालन पोषण उसकी चाची के द्वारा किया जा रहा है। उक्त परिवार को आंगनबाड़ी से मिलने वाले पोषक पूरक आहार उपलब्ध करवाने के लिए सहायिका को निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही 3 बच्चों का नामांकन स्थानीय विद्यालय में और एक बच्चे का नामांकन आंगनबाड़ी में करवाने की प्रक्रिया और सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ने के लिए सभी प्रकार के कागजात को भी अद्यतन किया जा रहा है। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन को जानकारी मिली थी कि पश्चिमी सिंहभूम के झींक पानी स्थित असुरा गांव निवासी साहू पूर्ति और दुखी पूर्ति की मृत्यु 24 नवंबर 2024 को हो गई है। घटना के बाद उनके 5 बच्चे बेसहारा हो गए हैं। बच्चों को देखरेख करने वाली बुजुर्ग नानी सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित है।
इसकी जानकारी के बाद मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को सरकारी योजनाओं से जोड़ने और बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर सीएम गंभीर, बेहतरी को लेकर पुलिस अधिकारियों को दिया टास्क। मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के आला पुलिस अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। इस बैठक में राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति बेहतर करने के साथ साथ हर हाल में नशे की पैदावार को रोकने की टास्क दिया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद सीएम हेमंत सोरेन राज्य में हर तरह की व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हुए। मंगलवार को सीएम ने राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी सहित अन्य वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति, अपराध नियंत्रण, अवैध माइनिंग पर रोक, मादक पदार्थ पर नकेल कसने एवं साइबर क्राइम पर लगाम लगाने को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में सीएम ने राज्य में हर हाल में कानून का राज कायम करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। जिलों में अवैध खनन एक बड़ी समस्या है। आर्थिक अपराध के पीछे अवैध खनन मुख्य वजह है। इसके लिए सीएम ने विशेष टास्क फोर्स का गठन कर अवैध खनन के ऊपर ब्रेक लगाने को कहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों से हर हाल में मादक पदार्थों पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। अफीम की फसल लगाने का समय हो चुका है। ऐसे में किसी भी हाल में अफीम की खेती रोकने का टास्क सीएम ने दिया है। साथ ही ड्रग्स पेडलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम की बैठक से बाहर निकलने के बाद डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि राज्य में अपराध और उग्रवाद की वारदातों पर नकेल कसने के टास्क सीएम ने दिया है। साल के अंतिम महीने को देखते हुए हर तरह के सुरक्षा इंतजाम करने की हिदायत दी गई है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि सीएम के हर निर्देश का पालन किया जाएगा। संयुक्त सचिव स्वास्थ्य ने 3 जिलों के सिविल सर्जन के साथ की बैठक, आयुष्मान योजना की हुई समीक्षा। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव विद्यानंद पंकज मंगलवार को धनबाद पहुंचे। संयुक्त सचिव ने धनबाद सिविल सर्जन कार्यालय में पदाधिकारियों संघ बैठक की, जिसमें मुख्य रूप से आयुष्मान भारत योजना समेत अन्य स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा की गई। इस बैठक में धनबाद के अलावा गिरिडीह और बोकारो के सिविल सर्जन भी मौजूद रहे। संयुक्त सचिव विद्यानंद पंकज ने आयुष्मान भारत योजना समेत बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा में सुधार को लेकर 3 जिलों के सिविल सर्जन को कई दिशा निर्देश दिए। इस बैठक के बाद संयुक्त सचिव विद्यानंद पंकज ने मीडिया से भी बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि बैठक में स्वास्थ्य से जुड़ी कई ऐसी बातें सामने आईं जिस पर सुधार के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सुधार की दिशा में कार्य लगातार जारी है। धनबाद के अलावा गिरिडीह और बोकारो के सिविल सर्जन को इस दिशा में कई निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि धनबाद के सदर अस्पताल के तमाम वार्ड को जल्द ऑपरेशनल बनाया जाएगा। वर्तमान में सिर्फ स्त्री और प्रसूति विभाग ही चल रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में लगभग सभी तरह के विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद हैं, इसलिए जल्द सभी वार्ड चालू किए जाएंगे। वहीं एसएनएमएमसी अस्पताल को लेकर संयुक्त सचिव ने कहा कि बहुत जल्द मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की नियुक्ति कर दी जाएगी और सभी विभाग चालू हो जाएंगे। कार्डियोलॉजी समेत तमाम विभाग सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में चालू होंगे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि झोला छाप डॉक्टरों पर लगाम लगाने का काम सिविल सर्जन का है। सिविल सर्जन को पूरा अधिकार दिया गया है कि वह झोला छाप डॉक्टर पर कार्रवाई करें। अगर सिविल सर्जन कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनसे पूछताछ की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि दवाओं की किल्लत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दवाओं के लिए सभी जिले के सिविल सर्जन को 1-1 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तय हो गया मंत्रिमंडल गठन का फॉर्मूला। 5 दिसंबर को होगा हेमंत कैबिनेट का विस्तार। ये विधायक बनने जा रहे हैं मंत्री। कयासों पर विराम लगाते हुए हेमंत मंत्रिमंडल का विस्तार 5 दिसंबर को होने जा रहा है। राजभवन के फूलो झानो उद्यान में दिन के 12:30 पर हेमंत मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के द्वारा दिलाई जाएगी। राजभवन में इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। आगंतुकों के साथ साथ वीआईपी के बैठने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं।
जानकारी के मुताबिक हेमंत मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सभी 11 मंत्रियों को एक साथ शपथ दिलाई जाएगी। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के बीच फॉर्मूला तय होने का दावा किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पहले की तरह इस बार भी हेमंत मंत्रिमंडल में जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4 और राजद कोटे से 1 मंत्री होगा। कांग्रेस प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर किसी तरह की जिच नहीं है, सब कुछ तय हो चुका है और 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा। इसमें कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर सहित कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। हालांकि मंत्रियों के नाम का खुलासा करने से परहेज करते हुए राकेश सिन्हा ने कहा कि ससमय सारी जानकारी मिल जाएगी। इन सबके बीच सियासी गलियारों में जिन नामों की चर्चा चल रही है, उनमें जेएमएम से मथुरा महतो, समीर मोहंती, हफिजुल हसन, लुइस मरांडी, सुदिव्य सोनू, कांग्रेस से दीपिका पांडेय सिंह, इरफान अंसारी, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, राजद से सुरेश पासवान का नाम तय माना जा रहा है। जेएमएम से दीपक बिरुआ या रामदास सोरेन के मंत्री बनने की संभावना है। वहीं कांग्रेस कोटे से जयमंगल उर्फ अनूप सिंह का नाम चर्चा में है। बुधवार को मंत्री पद की शपथ लेने वाले की सूची राजभवन भेजी जाएगी। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस से तय की गई मंत्रियों की लिस्ट को दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और प्रभारी गुलाम अहमद मीर की मौजूदगी में राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल की सहमति के बाद तय कर लिया गया है। चार्जशीटेड आर्म्स सप्लायर और चेन स्नैचर्स का थाना में लगेगा फोटो, सिटी एसपी ने दिए निर्देश। राजधानी रांची में हथियार तस्करी और स्नैचिंग के वारदातों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस नई रणनीति के तहत काम कर रही है। अब शहर के हर थाना में चार्जशीटेड आर्म्स सप्लायर और चेन स्नैचरों की तस्वीर लगाई जाएगी ताकि उनकी पहचान सार्वजनिक हो सके। रांची पुलिस आपराधिक घटना रोकने के लिए स्नैचरों और आर्म्स सप्लायरों पर शिकंजा कसने के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए अब स्नैचरों और आर्म्स एक्ट के तहत जेल गए अपराधियों की थाना के नोटिस बोर्ड में तस्वीर लगाई जाएगी। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने मंगलवार को क्राइम मीटिंग के दौरान यह आदेश थानेदारों को दिया है। इस क्राइम मीटिंग के दौरान सिटी एसपी ने थानेदारों से कहा है कि स्नैचिंग और आर्म्स एक्ट के तहत जिन अपराधियों को जेल भेजा गया है, जेल से छूटने के बाद भी वह आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे अपराधियों की वे सूची तैयार करें। उस सूची के आधार पर उन स्नैचरों और आर्म्स सप्लायरों का फोटो थाना में लगाएं। साथ ही उन स्नैचरों और आर्म्स सप्लायरों को प्रतिदिन थाना बुलाएं और उसकी हाजिरी लें। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि सभी थानेदारों को थानों में अपराधियों की तस्वीर लगाने का निर्देश दिया गया है। क्राइम मीटिंग में सिटी एसपी ने थानेदारों को निर्देश दिया है कि लगातार स्नैचिंग की घटना को अंजाम देने वाले वैसे अपराधियों की अलग से सूची तैयार की जाए। इसके बाद उस सूची में अंकित अपराधियों पर सीसीए लगाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजें ताकि ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई की जा सके। इसमें वैसे अपराधी को भी शामिल करें जो जेल में बंद हैं। रांची पुलिस की ओर से महिला टीम का गठन किया गया है। 5 सदस्यीय टीम में महिला इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी के अलावा दारोगा और आरक्षी को शामिल किया गया है। टीम को सख्त हिदायत दी गई है कि अगर किसी महिला के साथ दुर्घटना या फिर घटना होती है तो वह मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी लेगी, साथ ही घायल महिला को अस्पताल ले जाएगी। वहीं घटना होने पर उसकी पूरी जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने क्राइम मीटिंग के दौरान सख्त निर्देश दिया है कि लापरवाही बरतने वाले थानेदारों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। सिटी एसपी ने थानेदारों को बाइक चोरी की घटना को रोकने और क्षेत्र में गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने सभी थानेदारों को टास्क दिया है कि वे लंबित कांडों को हर हाल में जल्द से जल्द निष्पादित करें। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के बड़े भाई का निधन, टाटा मोटर्स अस्पताल में ली अंतिम सांस। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के बड़े भाई भीमसेन मुंडा का निधन हो गया। उन्होंने टाटा मोटर्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अर्जुन मुंडा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर अपने बड़े भाई के निधन की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि व्यथित मन से बताना पड़ रहा है कि मेरे अभिभावक, मेरे बड़े भाई आदरणीय भीमसेन मुंडा जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। यह पीड़ा असहनीय है और उनकी कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता।
वे लंबे समय से बीमारी से संघर्ष कर रहे थे। आज सुबह हम सभी को छोड़कर चले गए। अर्जुन मुंडा ने बताया कि जमशेदपुर घोड़ाबांधा स्थित घर से मेरे बड़े भाई भीमसेन मुंडा जी की अंतिम यात्रा मानगो में स्थित स्वर्ण रेखा घाट के लिए प्रस्थान करेगी, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले ने बताया कि अर्जुन मुंडा के बड़े भाई 65 वर्षीय भीमसेन मुंडा लंबे समय से बीमार थे। उनका इलाज दिल्ली में चल रहा था। विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी। इस दौरान अर्जुन मुंडा और उनकी पत्नी मीरा मुंडा ने दिल्ली जाकर भीमसेन मुंडा से मुलाकात भी की थी। कुछ दिन पहले ही उन्हें जमशेदपुर लाया गया था। राजस्व प्रबंधन को मजबूत बनाएं, अधिकारी सीएम हेमंत। राज्य में विकास कार्यों को गति देनी है और राजस्व संग्रहण को भी बढ़ाना है। ऐसे में सभी विभाग राजस्व उगाही में तेजी लाने के साथ अतिरिक्त राजस्व संग्रहण के नए स्रोतों के लिए संभावनाओं को तलाशें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को झारखंड मंत्रालय में विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव के साथ वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के बजट से परे शुरू की गई नई योजनाओं के अतिरिक्त दायित्वों की पूर्ति एवं वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के अनुपूरक बजट की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व प्रबंधन को मजबूत बनाएं, इसके साथ राजस्व की बर्बादी तथा स्थापना व्यय को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह भी कहा कि रेवेन्यू जनरेट सिस्टम का माइक्रो लेवल ऑब्जर्वेशन कर इसकी खामियों को दूर करें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग राजस्व संग्रहण का एक्शन प्लान तैयार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होने से राजस्व संग्रहण की गति धीमी हो जाती है और लक्ष्य के हिसाब से राजस्व संग्रहण नहीं हो पाता है। ऐसे में इस समस्या के समाधान के लिए सभी विभाग आपस में समन्वय बनाकर राजस्व संग्रहण के कार्य को करें। इसके लिए जिलों में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कहा कि कई विभागों में ऐसी कई एजेंसी, बोर्ड और निगम हैं जो राजस्व का बेहतर माध्यम साबित हो सकते हैं। ऐसी एजेंसियों को बिजनेस मॉडल के रूप में स्थापित करें ताकि वे अपने कार्यों का विस्तार कर सकें। इससे राज्य को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कई उद्योग और कंपनियां कार्य कर रही हैं। इनके द्वारा सीएसआर मद से कई जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है, लेकिन इनके द्वारा खर्च की जा रही सीएसआर राशि की जानकारी राज्य सरकार तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं जिसके जरिए कंपनियों द्वारा सीएसआर मद में किए जाने वाले खर्च की जांच हो सके। उन्होंने अधिकारियों को यह भी कहा कि वे विभिन्न कंपनियों और उद्योगों समूहों के साथ बातचीत कर राजस्व बढ़ोतरी की संभावनाओं को तलाशें। वहीं उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, प्रधान सचिव वंदना दादेल, प्रधान सचिव एमएस मीणा, प्रधान सचिव सुनील कुमार, सचिव प्रशांत कुमार, सचिव प्रवीण टोप्पो, सचिव अमिताभ कौशल, सचिव अब्बू बकर सिद्दीक, सचिव कृपानंद झा, सचिव के श्रीनिवासन, सचिव मनोज कुमार, सचिव उमाशंकर सिंह, सचिव चंद्रशेखर, सचिव अरवा राजकमल, सचिव विप्रा भाल, सचिव जितेंद्र सिंह, सचिव मनोज के अलावा संजीव बेसरा, अमित कुमार, निशा उरांव और सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के निदेशक राजीव लोचन बख्शी उपस्थित थे। झारखंड में अबुआ आवास योजना 4.5 लाख घरों का लक्ष्य, प्रगति धीमी। झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना के तहत 4.5 लाख परिवारों को 3 कमरों वाले पक्के मकान आवंटित करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि योजना की धीमी प्रगति चिंता का विषय बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष में अब तक केवल 3,574 आवास स्वीकृत हुए हैं, जबकि मात्र 44.37% लाभार्थियों को पहली किस्त दी गई है। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष में 2 लाख मकानों का आवंटन किया गया था, लेकिन इनमें से केवल 2,240 मकान ही पूरे हो सके। चालू वर्ष में भी निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है और अब तक केवल 2,919 मकानों का काम पूरा हुआ है। योजना के लाभुकों के चयन में सबसे फिसड्डी जिला में
रांची, देवघर और घोड्डा शामिल है। कहा जा रहा है कि प्रशासनिक लापरवाही और चुनाव कार्यों में व्यस्तता के कारण इन जिलों में लक्ष्य पूरे नहीं हो सके, लेकिन पिछले वित्त वर्ष के योजना की सुस्ती अफसरों की कार्यशैली बयां करता है। सरकार अब लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर आवास आवंटित करने की तैयारी में है। योजना में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। अगले वर्षों में लक्ष्य हासिल करने के लिए निगरानी और कार्यान्वयन प्रक्रिया में सुधार करने की हिदायत विभाग के स्तर पर दी गई है। मौसम का हाल। झारखंड में 8 दिसंबर तक सुबह छाया रहेगा कोहरा, बढ़ने लगी है ठंड। झारखंड में 8 दिसंबर तक सुबह कोहरा या धुंध छाए रहेंगे। आसमान में बादल भी छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम शुष्क रहेगा। 3 दिसंबर को सुबह में कोहरा छाया रहेगा। झारखंड में तापमान में गिरावट आ रही है और ठंड बढ़ने लगी है। सुबह शाम कई जगहों पर लोग ठंड से राहत पाने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। दिन में भी ठंड का एहसास हो रहा है। गर्म कपड़ों का पहनना जरूरी हो गया है। सोमवार को राजधानी रांची में आसमान में सुबह से बादल छाए रहे। रांची और उसके आसपास के इलाकों में मंगलवार को सुबह में कोहरा छाया रहेगा। मंगलवार को रांची का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटे में उच्चतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस गढ़वा में दर्ज किया गया। सीएम से मिले राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर कुलकर्णी। राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी और एडीजी सुमन गुप्ता ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन से मुलाकात की। सीएमओ ने इसे शिष्टाचार भेंटवार्ता बताया है। केंद्रीय सरना समिति के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से की मुलाकात। सीएम हेमंत सोरेन से सोमवार को मिलने के लिए मुलाकातियों का तांता लगा रहा। कांके स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में केंद्रीय सरना समिति तथा विभिन्न संगठनों से आए प्रतिनिधियों ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को अपनी समस्याओं से भी अवगत कराया। सीएम ने उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। इससे पहले पूर्व मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव सहित राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी और एडीजी सुमन गुप्ता ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। वेव्स के मालिक के घर चोरी मामले में नौकर गिरफ्तार। शहर के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट वेव्स रेस्टोरेंट के मालिक संजीव कुमार चड्ढा के आवास में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि वेव्स में काम करने वाला कर्मचारी आकाश धनक ने संजीव के घर के अलमीरा को तोड़कर नगद करीब 20 लाख रुपए एवं सोने, चांदी, हीरे के जेवरात की चोरी कर घटना को अंजाम दिया था। इस संबंध में रामगढ़ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। रामगढ़ एसडीपीओ परमेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर विभाग के तकनीकी सेल और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ी। सीसीटीवी फुटेज देखकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आकाश धनक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आकाश के घर से 14,03,120 रुपया एवं जेवरात बरामद किया है। पुलिस गिरफ्तार आकाश को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। रांची डीसी ने मुख्य न्यायाधीश से की शिष्टाचार मुलाकात। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव से रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने सोमवार को शिष्टाचार मुलाकात की। खबर है कि डीसी ने उच्च न्यायालय स्थित मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय में उनसे मुलाकात की। बता दें कि मंजूनाथ भजंत्री ने पिछले शुक्रवार को पदभार ग्रहण किया था। समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित उपायुक्त कार्यालय कक्ष में वरुण रंजन ने उन्हें पदभार सौंपा। इस दौरान जिला स्तरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे। मंजूनाथ भजंत्री 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 22 दिसंबर को प्रेस क्लब की वार्षिक आम सभा। रांची प्रेस क्लब रांची कार्यकारिणी की बैठक सोमवार को अध्यक्ष सुरेंद्र सोरेन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अहम विषयों पर चर्चा करते हुए कई निर्णय लिए गए।
जिसमें 10 दिसंबर 2024 से मेंबरशिप सदस्यता शुल्क जमा करने की प्रक्रिया शुरू होगी। सदस्यता शुल्क एवं अन्य बकाया राशियों की भुगतान 25 दिसंबर तक किया जा सकेगा। इसके लिए मेंबरशिप रिव्यू कमेटी का गठन किया गया, जिसमें क्लब के 5 अधिकारियों समेत मैनेजिंग कमेटी सदस्य विजय मिश्रा व संजय सुमन का नाम शामिल किया गया। 5 से 15 दिसंबर तक नए सदस्यता के लिए आवेदन कार्यालय में जमा लिए जाएंगे। वहीं पत्रकारिता से जुड़े 5 वर्षों से कम अनुभव के पत्रकारों को नन वोटिंग की श्रेणी में सदस्यता देने पर भी सहमति बनी। 22 दिसंबर को प्रेस क्लब का वार्षिक आम सभा किया जाएगा। मीडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट में शामिल होने वाले प्रतिभागियों का निबंधन प्रक्रिया 3 से 5 दिसंबर तक होगी। प्रतिमाह के प्रथम सप्ताह में मेंटेनेंस कार्यों के निष्पादन के दौरान आने वाले खर्च को मंजूरी दी गई। 22 दिसंबर के प्रस्तावित एजीएम के सफल आयोजन के लिए मैनेजिंग कमेटी की बैठक 5 दिसंबर को होगी। आगामी मीडिया क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 के स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर की जिम्मेवारी मोनू कुमार को दी गई। वहीं सचिव अमरकांत, कोषाध्यक्ष कुबेर सिंह, कार्यकारिणी सदस्य आलोक सिन्हा, विजय मिश्रा, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र गिरी, कार्यकारिणी सदस्य चंदन भट्टाचार्य, सौरभ शुक्ला, संजय सुमन का नाम आयोजन समिति के रूप में प्रस्तावित किया गया। मैनेजिंग कमेटी की बैठक में ये प्रस्ताव पारित किए गए हैं। झारखंड विस चुनाव में हारी सीटों पर कांग्रेस करेगी समीक्षा, जिलावार समितियां गठित। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने जिन सीटों पर हार का सामना किया है, उनकी समीक्षा के लिए प्रदेश कांग्रेस ने पहल शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने जिलावार वरिष्ठ कांग्रेसजनों की समितियां गठित की हैं। इन समितियों को हार की परिस्थितियों और कारणों का विश्लेषण करने का जिम्मा सौंपा गया है। समितियां जिलाध्यक्षों, प्रखंड और मंडल स्तर के नेताओं और संबंधित संगठनों के साथ बैठक करेंगी। समितियां जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर हार के पीछे के राजनीतिक, सामाजिक और क्षेत्रीय कारणों का विश्लेषण करेंगी। पार्टी नेतृत्व को सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत की जाएंगी ताकि भविष्य में रणनीतिक सुधार किए जा सके। 20 लाख रुपया चोरी कांड का रामगढ़ पुलिस ने किया खुलासा, मध्य प्रदेश से अपराधी गिरफ्तार। एसपी अजय कुमार के निर्देश पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश से घटना में शामिल अपराधी आकाश धानक को गिरफ्तार किया। सोमवार को एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि बीते 29 नवंबर की रात रामगढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाले वेब्स रेस्टोरेंट के मालिक संजीव कुमार चड्डा के घर का अलमीरा तोड़कर नगद करीब 20 लाख रुपया और सोने, चांदी, हीरे के जेवरात की चोरी कर ली गई थी। मामले के खुलासे के लिए एसपी ने एक टीम का गठन किया और पुलिस की टीम को जांच के लिए मध्य प्रदेश का सागर जिला भेजा गया। पुलिस की टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग आकाश धानक को गिरफ्तार किया। उसके पास से 14,31,000 रुपया और जेवरात को बरामद किया गया है। रामगढ़ पुलिस ने घटना उद्भेदन 48 घंटे के अंदर कर लिया। चुनाव के दौरान राष्ट्र विरोधी शक्तियों की भूमिका की हो उच्च स्तरीय जांच, प्रतुल शाहदेव। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव में राष्ट्र विरोधी शक्तियां सक्रिय रहीं। जिस तरीके से भाकपा माओवादियों ने बयान जारी करके एनडीए की हार पर झारखंड की जनता को बधाई दी है, यह बहुत ही संदिग्ध है। मीडिया के अनुसार माओवादियों के पूर्वी रीजनल ब्यूरो के मुख्य प्रवक्ता आजाद ने बयान जारी कर भाजपा की हार पर हर्ष व्यक्त किया है। यह बेहद ही संदिग्ध मामला है। इन्हीं उग्रवादियों ने चुनाव से पहले पूरे प्रदेश में पर्चे बांटकर चुनाव के बहिष्कार का आह्वान किया था। जो संगठन चुनाव में विश्वास नहीं रखता, वह किसी दल विशेष की पराजय से इतना खुश कैसे हैं? क्या चुनाव के समय ऐसे संगठनों ने पर्दे के पीछे से कोई बड़ा षड्यंत्र किया है? प्रतुल ने कहा कि आज तक ऐसा पूर्व में कभी नहीं हुआ है जब माओवादी जैसे देश की एकता और अखंडता पर प्रहार करने वाले प्रतिबंधित संगठन ने किसी के चुनाव हारने पर ऐसी प्रतिक्रिया दी हो।
इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। प्रतुल ने कहा कि इसी तरीके से अवैध गतिविधियों में लिप्त कई एनजीओ की भूमिका भी संदिग्ध रही। राष्ट्र विरोधी कार्यों में लगे फॉरेन फंडिंग से फल फूल रहे इन एनजीओ ने जमकर भाजपा या गठबंधन के प्रत्याशियों को हराने के लिए कार्य किया। ऐसे एनजीओ का उद्देश्य आम आदमी की सेवा करना न होकर राजनीति में सीधा हस्तक्षेप होता है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रतुल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इससे पूर्व भी कई बार धर्मांतरण सहित कई गलत चीजों को बढ़ावा देने वाली एनजीओ की जांच की मांग कर चुकी है। प्रतुल ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ऐसे एनजीओ की चुनाव के दौरान गतिविधियों की जांच कर इन पर लगाम लगाने की मांग की। एनसीसी कैडेटों ने पंजाब रेजिमेंट सेंटर ऑफ जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड का किया विजिट। 8 दिवसीय ऑल इंडिया एनसीसी ट्रैकिंग कैंप का आयोजन रामगढ़ जिला अंतर्गत डीएवी पब्लिक स्कूल नया नगर बरकाकाना में आयोजित है। कैंप का आयोजन 22 झारखंड एनसीसी बीएन ग्रुप हेडक्वार्टर हजारीबाग बिहार एंड झारखंड डायरेक्टेड पटना कर रहा है। कैंप में तीसरे दिन सोमवार को विद्यालय परिसर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुए। इसके बाद 14 राज्यों से जुटे 510 कैडेट, 15 एएनओ और 35 पीआई स्टाफ के साथ पंजाब रेजिमेंट सेंटर पीआरसी रामगढ़ और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड जेएसपीएल पतरातू का विजिट किया। इस दौरान पंजाब रेजिमेंट सेंटर का गैली म्यूजियम में रेजिमेंट के समृद्ध इतिहास की झलक देखने को मिली। यह संग्रहालय पंजाब रेजिमेंट सेंटर की विरासत, रीति रिवाज को भी प्रदर्शित करता है। यह संग्रहालय युद्ध की यादों को न सिर्फ संजोए हुए है, बल्कि उन अमर शहीदों की वीर गाथा को भी बयां कर रहा है, जिन्होंने सरहदों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। यहां कई लड़ाइयों से संबंधित रिकॉर्ड और दुश्मन देशों से जंग में छीने गए अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं। शहीद वीरों के चित्र और उनकी गौरव गाथा भी इस म्यूजियम में मौजूद है। साथ ही प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की झलकियां इस गैली म्यूजियम में देखने को मिलती हैं। इसके बाद पीआरसी के वॉर मेमोरियल स्थल भी गए। यहां से सभी जिले के प्रसिद्ध जेएसपीएल प्लांट और आशा स्कूल से रूबरू हुए। इसके अलावा ओपन कोल माइंस गिद्दी और अरगोड़ा क्षेत्र का भी जायजा लिया। मौके पर कमांडर कर्नल एस चक्रवर्ती, लेफ्टिनेंट कर्नल एंथोनी हेनरी सहित कई उपस्थित थे। नवनिर्वाचित विधायक राधाकृष्ण को लोगों ने दी बधाई। पाटन छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक राधाकृष्ण किशोर उर्फ चुन्नू राम के आवास पर जाकर क्षेत्र के कई लोगों ने गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल शिव प्रसाद मेहता, पूर्व जिला परिषद सदस्य सूरज मोची, तुलसी पासवान, संजय पासवान, गोपाल पासवान, चंद्रशेखर दुबे, मुखिया जयशंकर प्रसाद व आनंद सिंह समेत कई लोगों ने नवनिर्वाचित छठी बार पाटन छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से राधाकृष्ण किशोर को जीत की बधाई दी। लेवी लेने की योजना बनाते 2 अपराधी गिरफ्तार। लातेहार जिला पुलिस ने रंगदारी व लेवी लेने की योजना बनाते हुए 2 आपराधिक गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया। इसकी जानकारी बालूमाथ एसडीपीओ विनोद रवानी ने प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि एसपी कुमार गौरव को सूचना मिली थी कि जिले के हेरंगहजव पांकी थाना क्षेत्र के सीमावर्ती जंगल में संगठित आपराधिक गिरोह के सदस्य एकत्रित होकर क्षेत्र से रंगदारी व लेवी लेने की योजना बना रहे हैं। सूचना की सत्यापन के बाद एक छापामारी टीम बनाकर क्षेत्र में छापामारी की गई। इस टीम ने परमेंद्र राम उर्फ गुड्डू पांकी, पलामू और कमलेश यादव सेरंदाग हेरहंज को गिरफ्तार किया। इन दोनों के पास से एक लोडेड देसी कट्टा व एक देसी राइफल व एक कारतूस बरामद किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है। परमेंद्र पर पांकी, मणिका व बरवाड़ी तथा कमलेश यादव पर चंदवा व पांकी थाना में मामला दर्ज है। छापामारी अभियान में थाना प्रभारी पौने कृष्णपाल सिंह पवैया, सनी मिथिलेश पासवान, सनी मोहनलाल सिंह, सनी दिलीप कुमार व पंकज कुमार समेत हेरहंज थाना के सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। 1,36,000 करोड़ बकाये के लिए राज्य सरकार दायर कर सकती है मणि सूट। झारखंड सरकार जल्द ही केंद्र के पास 1,36,000 करोड़ के बकाये के लिए
कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी। कानून के जानकारों के अनुसार बकाये के लिए झारखंड सरकार मणि सूट दायर कर सकती है। यह प्रक्रिया 1908 के सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत मणि सूट दायर किया जा सकता है। दरअसल 28 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन ने पहली कैबिनेट में यह फैसला लिया था कि 1,36,000 करोड़ जो केंद्र सरकार व केंद्रीय उपक्रम पर बकाया है, उसकी वसूली के लिए विधिक कार्रवाई शुरू किया जाएगा। बताते चलें कि भूमि मुआवजे के रूप में 1,01,142 करोड़, कॉमन कॉज के तहत 32,000 करोड़ और कोयले की रॉयल्टी के रूप में 2,500 करोड़ रुपए बकाया है। सीएम हेमंत सोरेन ने बकाया के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया है। 25 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि खदानों और खनिज भूमि पर दी जाने वाली रॉयल्टी कोई कर नहीं है। खनिजों पर कर लगाने का अधिकार राज्यों के पास है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि खनिज से संपन्न राज्यों को खनिजों और खनिज से युक्त भूमि पर केंद्र सरकार से 12 साल में किस्तों में रॉयल्टी और टैक्स वसूला जा सकता है। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन से केंद्र से बकाये की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने 1989 के उस फैसले को भी खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि केवल केंद्र के पास खनिजों और खनिज युक्त भूमि पर रॉयल्टी लगाने का अधिकार है। बताते चलें कि झारखंड सरकार को सबसे अधिक कोयला से लगभग 5,500 करोड़ रुपए रॉयल्टी मिलती है। आयरन ओर से लगभग 3,200 करोड़ रुपए रॉयल्टी मिल सकती है। शेष रॉयल्टी सोना, यूरेनियम, पत्थर, लाइमस्टोन, कॉपर और अन्य खनिजों से मिलती है।